हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 11वीं के आरो भाग 1 यानी आरो भाग 1 की एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर, और जिसमें आपका है आत्मा का ताप सैयद हैदर रजा। और इसके साथ ही आपका और दूसरा ये तो है 10वां, और 11वां आपका पाठ है त्रिलोचन का है चंपा काले काले अक्षर ने चिन्हती। ठीक है, तो देखिए, अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि निरंतर क्लास आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी जब तक आपका पेपर होगा। इसके बाद भी हम आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करवाते रहेंगे। और इसके साथ ही अगर आपको ये चाहिए यानी कि पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगी आपको। टेलीग्राम से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, आत्मा का ताप नामक पाठ कौन सी विधा के अंतर्गत आता है। यानी आत्मा का ताप पाठ है, ये कौन सी विधा के अंतर्गत आता है। ये आपका कहानी है, आत्मा है, जीवनी है, निबंध है। तो ये आपका उत्तर रहेगा बी, आत्मा का ताप यानी आत्मकथा है। देखिए दोस्तों, अगर आपकी तैयारी अच्छी प्रकार से हो गई है और आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप मेरे उत्तर लगाने से पहले आप उत्तर लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका मूल्यांकन आप खुद कर पाएंगे कि आपके कितने में से कितने नंबर आ रहे हैं। आत्मा का ताप पाठ के लेखक कौन है। जवाहरलाल नेहरू, मन्नू भंडारी, कृष्णनाथ, सैयद दर्जा। तो इसका आपका रहेगा आत्मा का ताप पाठ के लेखक है सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा किस प्रदेश के रहने वाले। हिमाचल के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, बंगाल के। तो आप सभी जानते हैं कि इस पाठ में सैयद हैदर रजा ने अपने, वैसे तो ये चित्रकार है, इन्होंने कितने संघर्ष किए अपने कैरियर के लिए इस पाठ में दिखाया गया है। और आत्मा का ताप का मतलब यही है कि इन्हें कितने संघर्ष के साथ अपने आप को हमेशा विपरीत परिस्थितियों में खड़े रखा और किस तरह इन्होंने कामयाबी हासिल की। इस पाठ का मूल सारांश ये है। ठीक है, तभी इसको आत्मकथा बताया गया है। सैयद हैदर रजा किस प्रदेश के रहने वाले। हिमाचल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बंगाल। तो ये हैं मध्य प्रदेश के रहने वाले सैयद हैदर रजा। देखिए दोस्तों, आप कई दोस्तों को ये कन्फ्यूज हो सकता है कि आत्मकथा क्या होती है, जीवनी क्या होती है। आत्मकथा वो होती है जिसमें लेखक स्वयं अपने बारे में लिखता है, और जीवनी वो होती है जो लेखक कोई और लिखता है, नहीं और कोई किसी महान पुरुष के बारे में कोई और दूसरा लिखता है, तो दूसरों के द्वारा जो लिखी जाती है वो जीवनी होती है। और लेखक अपने जीवन यानी खुद के जीवन के बारे में लिखता है तो वो आत्मकथा होती है। सैयद हैदर रजा का संबंध किस विषय से रहा है। चित्रकला से, वास्तुकला से, संगीत कला से, नृत्य कला से। तो इनका संबंध रहा है चित्रकला से, यानी चित्रकला जिसको आप इंग्लिश में पेंटिंग बोलते हैं ना, वो। सैयद हैदर रजा कौन सी नौकरी मिली थी भाई। ड्राइंग अध्यापक की मिली थी, कलरक की मिली थी, अंग्रेजी अध्यापक की मिली थी, सेना मिली थी। तो इनको नौकरी मिली थी ड्राइंग अध्यापक की। भाई पेंटिंग कर, देखो वैसे भी आपको अनुमान लगा सकते हो, सेना में तो भाई पेंटिंग का इतना काम नहीं, उनका तो देश की सुरक्षा करना मेन काम। कलरक में भी ऐसा काम नहीं। अंग्रेजी अध्यापक, तो ये आप वैसे अनुमान से भी लगा सकते हो कि पेंटिंग वगैरह करना ड्राइंग टीचर का ही कार्य होता है। ठीक है, ये भाई थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूंगी, आप ध्यानपूर्वक इसे सुन सकते हैं। ये जो मैंने पीडीएफ बनाई उसी में प्रश्न था ये ऐसा। बम्बई में है हैदर रजा कहाँ और कौन सी नौकरी मिलेगी। बम्बई को सैयद हैदर रजा में, बम्बई में सैयद हैदर रजा को कहाँ और कौन सी नौकरी मिली। फिरोज शाह रोड पर, ये देखिए फिरोज शाह रोड है, फिरोज शाह रोड पर अध्यापक की, फिरोज शाह रोड पर अध्यापक की। दूसरा है एक्सप्रेस स्टूडियो में डिजाइनर की, ये एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस स्टूडियो में डिजाइनर की, स्टूडियो में डिजाइनर की। फिर है बम्बई में कलरक की, नागपुर में बैंक की। तो इनको नौकरी मिली थी एक्सप्रेस स्टूडियो में डिजाइनर की, एक्सप्रेस स्टूडियो में डिजाइन की नौकरी मिली थी। कहाँ मिली थी, बम्बई में। मुंबई में हैदर रजा अध्ययन के लिए कहाँ जाता था भाई। अध्ययन के लिए मुंबई में, अब वो साथ के साथ नौकरी कर रहे थे और अपनी पेंटिंग यानी अपनी कला को भी निखार रहे थे। तो देखिए, कपूर स्टूडियो में, जैकब सर्कल में, मोहन आर्ट क्लब में, श्री कृष्ण आर्ट सैलरी में।
तो 7 का आपका उत्तर रहेगा सी, मोहन आर्ट क्लब में ये अध्ययन के लिए जाते थे। हैदर रजा को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक कब मिला था? 1944, 46, 47, 48। तो 8 का आपका डी रहेगा 1948। देखिए भी ध्यान दीजिए, इसमें आपका अभी जो एग्जाम हुआ है HPC PGT का जो हुआ है सब्जेक्ट एग्जाम, जिसमें 2 एग्जाम होते हैं, तो सब्जेक्ट से पहले एग्जाम जो होता है स्क्रीनिंग का, उसमें इस पार्ट से कई प्रश्न पूछे गए थे, नहीं 2 प्रश्न शायद इसमें पूछे गए थे, तो ये पार्ट महत्वपूर्ण है, एस्टेट में भी आ सकता है, तो ध्यान दीजिए। सैयद दर्जा का को फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति कब मिली थी? सैयद दर्जा को फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति कब मिली थी? सन 1949 में, 50 में, 52 में, 53 में। तो 9 का आपका रहेगा बी 1950 में। सैयद दर्जा को जे स्कूल ऑफ आर्ट का नियमित छात्र कब बना? 47 में बना नियमित छात्र, 46 में बना, 45 में मिला, 44 को। तो इसका रहेगा 1947 को सैयद दर्जा जे स्कूल ऑफ आर्ट का नियमित छात्र बना था, 1947 को। लेकिन कौन से सन में श्रीनगर गया था? सन 1949 में, 48 में, 47 में, 46 में। तो आपका उत्तर रहेगा बी 1948 में ये क्या है श्रीनगर गया था। 1948 में कश्मीर के प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला, मोहम्मद रजा। तो 12 का आपका सी रहेगा शेख अब्दुल्ला कश्मीर के प्रधानमंत्री थे। श्रीनगर की यात्रा के समय हैदर रजा मुलाकात किस फोटोग्राफर से हुई थी? मनसूब मलिक से, फ्रेंच फोटोग्राफ हेनरी कार्तिये से, फ्रेंच लैंगहैमर से, प्रोफेसर कृष्णचंद्र से। तो 13 का आपका उत्तर रहेगा फ्रेंच फोटोग्राफ से हेनरी कार्तिये की कहाँ मुलाकात हुई थी? इस फोटोग्राफर, ये फोटोग्राफर का नाम है। तो देखिए भाई यहाँ इस पार्ट में सन ज़्यादा दिए गए हैं और ये सन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि HPSC PGT स्क्रीनिंग में इससे प्रश्न आए थे, तो ये पार्ट महत्वपूर्ण, आप इसे याद कर लीजिए इन सब प्रश्नों को। इसके साथ ही अगर आप मॉडल टेस्ट पेपर चाहते हो सकता है कोई अभ्यर्थी ये चाहता है कि मॉडल टेस्ट पेपर हम नहीं बंद करवा दी या नहीं करवा रही, तो देखिए मॉडल टेस्ट पेपर चाहते हो या NCERT, क्योंकि एक दिन में एक ही वीडियो अपलोड हो पाती है, तो इसलिए आपकी क्या राय है और क्या आपका सुझाव है, आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। सैयद दर्जा ने फ्रांस भाषा किस संस्थान से सीखी थी? बॉम्बे विश्वविद्यालय से, पूना फ्रेंच अकादमी से, अलियांस फ्रांसे से, शिवाजी महाविद्यालय बॉम्बे से। तो 14 का आपका उत्तर रहेगा सी अलियांस फ्रांसे से। पिकासो कौन थे? फ्रांसीसी उपन्यासकार थे, फ्रेंच चित्रकार थे, फ्रेंच कहानी लेखक थे, फ्रेंच कवि थे। तो पिकासो कौन थे? पिकासो रहे थे फ्रेंच चित्रकार। देखिए भाई एक बार अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आ रही हो सकता है कोई अभ्यर्थी पहली बार पढ़ रहा हो या गृहिणी हो जिसकी इतना टाइम नहीं मिल रहा है, तो अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को 2 बार भी सुन सकते हो, काम करते करते भी सुनोगे 2 बार तो आपको याद हो जाएंगे। सैयद दर्जा की दृष्टि में चित्रकला क्या है? व्यवसाय है, रोजी का साधन है, प्रसिद्धि प्राप्ति का जरिया है, आत्मा की पुकार है। तो चित्रकला उनकी नज़र में क्या है? आत्मा की पुकार है सैयद दर्जा लेखक की दृष्टि में। हैदर रजा ने बचपन को क्या बताया? जागृति, उत्साह, लगन, मौज मस्ती। तो उन्होंने बताया जागृति। बचपन क्या है? जागृति। किसके शब्दों में? हैदर रजा के शब्दों में। सैयद दर्जा की छटपटाहट किस के लिए है? पैसा कमाने के लिए, काम करने के लिए, भारत लौटने के लिए, आराम फरमाने के लिए। 18 का पुत्र रहेगा काम करने के लिए। तो ये प्रश्न उत्तर है, इनको आप मिलान कर सकते हैं। कि मैं PDF यूँ सेंड कर दूँगी, अगर कोई अभ्यर्थी चाहता है ये अभी PDF से हम दोबारा फिर तैयारी कर लेंगे, तो मैं PDF टेलीग्राम से और निःशुल्क है, इसको निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से जुड़कर। इसके साथ व्हाट्सएप लिंक भी डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता के कवि का क्या नाम है? चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, ये क्या है? पहली बात तो ये क्या है? कविता है। और ये किसकी है? ये देखिए महादेव वर्मा है इसके लेखक, सुमित्रानंद पंत है, दुष्यंत कुमार है, त्रिलोचन है। तो इसका आपका उत्तर रहेगा त्रिलोचन, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, कौन है? त्रिलोचन। चंपा को किस बात का अचरज होता है? काले काले अक्षरों पर,
कवि की बातों पर, काले अक्षरों से निकलने स्वर पर, अपनी मूर्खता पर। तो भाई देख जाहिर से अपनी मूर्खता पर तो किसको अचरज अचरज मतलब हैरानी, कवि की बातों पर। अब उसको वो अनपढ़ है तो ये सोचती है कि ये काले काले अक्षर, इनसे आवाज़ कैसे निकलती है, ये तो मतलब नहीं बोल सकते, तो आवाज़ कैसे आती है। वो अनपढ़ पढ़ी लिखी नहीं है तभी ऐसा सोच रही है, पढ़ी लिखी होती तो समझती। तो देखो ऑप्शन नंबर सी इसका रहेगा उत्तर, मतलब 2 का सी रहेगा। चंपा कवि के पास कब आकर खड़ी हो जाती? जब कवि पढ़ने लगता है, जब कवि खेलने लगता है, जब कवि गीत गाने लगता है, जब कवि भोजन करने लगता है। तो इसका रहेगा ए, कवि जब पढ़ने लगता है तो कविता माफ कीजिए चंपा आकर खड़ी हो जाती है जब पढ़ने लगता है तो कवि। तो वो एक शरारती और चंचल वो लड़की है। कवि ने काले शब्द को क्यों दोहराया? काले काले नहीं, बार बार माँ काले काले आ रहा है तो काले काले को क्यों दोहराया? अक्षरों को सुनाने के लिए, अक्षरों की विशेषता व्यक्त करने के लिए, भाषा को सुंदर बनाने के लिए, लय बनाने के लिए। 14 को अक्षरों की विशेषता व्यक्त करने के लिए। अब कवि क्या है भाई, अपने काव्य में विशेषता लाता है, सुंदरता लाता है, तभी तो उनके काव्य को श्रोता या लेख पाठक है या श्रोता सुनना चाहता है, पाठक पढ़ना चाहता है। जब क्या उनके काव्य में विशेषता आएगी तो अब ये निरस्ता रहेगी तो कौन पढ़ना और सुनना पसंद करेगा। चंपा के पिता का क्या नाम है? मोहन है, सुंदर है, कृष्ण है, पृथ्वी है। तो आया नहीं इस कविता में कि मोहन वो क्या है, गवाल, ये सुंदर गवाला है। इसका सुंदर, ये इसका पिता क्या है? गवाला। ये गवाला मतलब होता है जो पशु को चराने वाला है। सुंदर कौन है? गवाला है। कलरक है, चपड़ासी अध्यापक है। तो इस पाठ में, इस कविता में आया क्या है? गवाला है जो पशु को चराते हैं। चंपा क्या काम करती है? पशु चराती थी, गीत सीखती थी, विद्यालय में पढ़ती थी, कारखाने में नौकरी करती। भाई नौकरी तो तब करेगी जो पढ़ेगी, वो बिल्कुल अनपढ़, पढ़ती भी नहीं है। गीत सीख, पशु चराती थी, तो क्या करती? पशु चराती थी चंपा। चंपा का स्वभाव कैसा था? सरल है, उदार है, चंचल है, शांत है। तो क्या इस पाठ में चंचला की भी कभी कभी की वो क्या कलम चुरा लेती है, कभी उसका पेज, कॉपी का पेज चुरा लेती है, तो कागज चुरा लेती है। तो इस तरह से वो नटखट है, वो चंचलता है उसके स्वभाव में। चंपा कभी कभी क्या करती? कविता लिखती, उद्यम मचाती है, नृत्य करती है, शोर मचाती है। तो क्या करती है चंपा? कभी कभी उद्यम मचाती है, यानी शरारत करती है। कवि परेशान क्यों हो जाता है? चंपा द्वारा शोर मचाने पर, चंपा द्वारा वस्तु चुराने पर, चंपा द्वारा पुस्तकें फोड़ने पर और चंपा के देर आने पर। तो कवि क्यों परेशान हो जाता है? चंपा द्वारा वस्तु चुराने, यानी कि वो कभी कागज चुराती है, कभी पेन चुरा लेती है। चंपा के अनुसार कवि दिन भर क्या करता है? सोते रहना, टेलीविजन देखना, कागजों पर लिखना, बातें लिखना। तो चंपा के अनुसार कवि दिन भर कागज पर लिखते रहता है, जिसे वो व्यर्थ का कार्य मानते भी, तो बेकार का काम है लिखते रहना, ये कोई काम है? कवि के हंस पढ़ने का क्या करना है? चंपा का भोलापन, उसकी भली बातें नटखटपन, चंपा का शरारती स्वभाव। तो भाई उसका क्या है? उसकी भोली भाली बातें, वो हंस पड़ता है। वो कहती है ना कि मैं अपने पति को कलकत्ता ही जाने नहीं दूंगी, और कलकत्ता अगर जाएगा तो भगवान करे कलकत्ता पर वज्र गिर जाए। तो ऐसे कवि कहता है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, पढ़ना अच्छी बात है। अगर तुम्हारा पति कलकत्ता चला गया और उसको तुम पत्र लिखोगी तो उसको कैसे पढ़ोगी, या उसका पत्र आएगा तो कैसे पढ़ोगी, या उसको पत्र कैसे भेज पाओगी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पति को कलकत्ता जाने नहीं दूंगी, कलकत्ता पर वज्र गिरे। ये नहीं कि वो ऐसी है कि वो नहीं चाहती कि उसका पति पढ़ लिख कर मतलब बाहर कमाने के लिए जाए। उस समय क्या बाहर कमाने के लिए, ये सोचो बाहर जाकर इंसान बदल जाता है, उसे परिवार में मोह माया नहीं रहती है उसकी। सब जन पढ़े, किसकी है? कवि की, चंपा की, गांधी बाबा की, ईश्वर की। तो सब जन पढ़े, इसमें गांधी बाबा की। तो उसे कवि समझाता है कि गांधी बाबा चाहते हैं कि सब जन पढ़ें और पढ़ना अच्छी बात है। तो इसमें कहती है कि आप तो कहते हो कि गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, फिर वो ऐसी बुरी बातें क्यों करेंगे? ऐसी बुरी बातें क्यों? पढ़ लिख कर तो लोग अपने परिवार को भूल जाते हैं। तो ये उसकी सोच है भाई चंपा की। कवि की क्या कामना है? सब लोग शिक्षित हो, सब लोग भक्त हो, सब लोग परिश्रम करें, सब लोग बातें करें। तो बातें तो जैसे इसमें ऐसी बात है नहीं, इसको तो आप काट ही दोगे। सब लोग भक्त हो, तो भक्ति का कोई ऐसा भाव नहीं है। सब लोग परिश्रम करें, तो इसमें एक ये कि पढ़ने का संदेश दिया गया है। तो ये आपका सही रहेगा, सब लोग शिक्षित हो। चंपा न पढ़ने के लिए क्या तर्क प्रस्तुत करती है? पढ़ लिख कर लोग बुरे हो जाते हैं, पढ़ लिख कर लोग दूर चले जाते हैं, पढ़ने से लोग लालची हो जाते हैं, पढ़े लिखे लोग स्वार्थी हो जाते हैं। तो उनके पढ़ लिख कर लोग दूर चले जाते हैं, अपने परिवार से दूर चले जाते हैं और अपने परिवार वालों को भूल जाते हैं। ठीक है, उन्हें परिवार के प्रति प्यार नहीं रहता है। ये किसकी धारणा है? ये चंपा की धारणा है।
कवि ने नारियों के लिए किसका महत्व समझाया? गाने बजाने का, नृत्य करने का, चूल्हा संभालने का। पढ़ने, भाई चूल्हा संभालना तो क्या महत्व थोड़ी ना, वो तो करना ही करना है उनको। गाने बजाना के, नृत्य करना, पढ़ने लिखने का। तो ये भी आप वैसे अगर आप जिसने नहीं पढ़ा है ना, वो भी अपनी बुद्धिमत्ता से इसे ठीक लगा सकता है इसके निशान। चंपा पढ़ाई लिखाई को किसका प्रतीक मानती? चालाकी, भोलेपन, ज्ञान का, उदारता का। तो 17 का रहेगा चालाकी। पढ़ाई लिखाई करते हुए पढ़ लिख कर लोग चालाक हो जाते हुए अपनों को भूल जाते हैं और बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके 2 पाठों के प्रश्न उत्तर हो गए हैं। और अगर आप बड़ी क्लास चाहते हैं कि मैं बड़ी लेकर आई, हमारा ज़्यादा प्रश्न हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। अगर आप पहली बार चैनल पाए हो, निरंतर क्लास चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना। ये चैनल बिल्कुल निःशुल्क है, आप निःशुल्क का फ़ायदा अवश्य उठाएं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाएं, ये भी पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। आप अपनी प्रैक्टिस दोबारा से भी कर सकते हो अब जब भी आपको समय मिले। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए।